कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब सर्जरी कैसे की जाती होगी। आज हम एक बहुत ही पुराने भारतीय ग्रंथ अष्टांग हृदयम के पन्ने पलटेंगे और उन सर्जिकल उपकरणों की दुनिया में जाएंगे जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। अच्छा, चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। जैसे ही कोई प्राचीन सर्जरी शब्द सुनता है तो मन में पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद कुछ ऐसा है ना, बहुत कच्चा सा, सामान्य सा, या कहें तो आदिम। ज्यादातर लोगों के मन में यही आता होगा, पर जो असलियत है वो इससे बहुत बहुत अलग है। जो पुराने ग्रंथ है ना, वो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। ये देखिए, ये अष्टांग हृदयम का एक पन्ना है, और बस यही एक पन्ना हमारी उस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदलने के लिए काफी है। सिर्फ इस एक ग्रंथ में 101 अलग अलग तरह के भोथरे सर्जिकल उपकरणों का जिक्र मिलता है, जिन्हें यंत्र कहा जाता था। जी हां, आपने सही सुना, 101। ये हमारी किसी भी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो 101 यंत्र थे, ये ऐसे ही बेतरतीब नहीं थे। इन्हें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 6 खास वर्गों में बांटा गया था। ये 6 वर्ग थे: स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये उपकरण कितने आधुनिक थे और इनका असली काम क्या था। चलिए एक बहुत आम सर्जिकल समस्या से शुरू करते हैं। शरीर में अगर कोई बाहरी चीज फंस जाए तो उसे निकालना, जैसे कोई कांटा या लड़ाई में लगा तीर। पहले 2 तरह के उपकरण खास तौर पर इसी मुश्किल काम के लिए बनाए गए थे। तो सबसे पहले आते हैं स्वस्तिक यंत्र। ये कैंची की तरह दिखने वाले क्रॉस शेप के उपकरण थे, जो करीब करीब 18 अंगुल लंबे होते थे। इनका एक ही मकसद था, और वो बहुत मुश्किल था: हड्डियों में जो चीजें गहराई तक धंस गई हैं, उन्हें पकड़कर बाहर निकालना। और इनकी बनावट तो देखिए, कमाल की थी। इनकी नोक अक्सर शेर, बाघ या कौवे जैसे जानवरों के मुंह के आकार की होती थी, ताकि पकड़ एकदम मजबूत बने। ये मजबूत लोहे से बनते थे और बीच में एक काज होता था, जिससे इन्हें खोला और बंद किया जा सके। तो ठीक है, स्वास्थ्य यंत्र तो हो गए हड्डियों के लिए, पर त्वचा या मांस जैसे नरम हिस्सों का क्या? उसके लिए थे संदंश यंत्र। ये थोड़े छोटे होते थे, करीब 16 अंगुल लंबे, और इन्हें खासतौर पर नरम ऊतकों से बाहरी चीजों को निकालने के लिए बनाया गया था। कुछ में तो पकड़ को और मजबूत करने के लिए एक लॉक जैसा सिस्टम भी था। अब पकड़ने और खींचने से आगे बढ़ते हैं। उस जमाने के सर्जनों को शरीर के अंदर के रास्ते, नलियां और घावों की जांच भी करनी पड़ती थी। सोचिए, वो ये सब कैसे करते होंगे। इसका जवाब है नाड़ी यंत्र। और ये जो स्लाइड है, ये उसी ग्रंथ का वो हिस्सा दिखा रही है जहां इन अनोखे उपकरणों के बारे में लिखा गया है। तो ये नाड़ी यंत्र थे क्या? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये खोखली ट्यूब्स थीं, अलग अलग लंबाई और मोटाई की, जिनका इस्तेमाल शरीर के अंदर देखने, तरल पदार्थ खींचने और यहां तक कि छोटे मोटे ऑपरेशन करने के लिए भी होता था। और इनका इस्तेमाल मतलब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फोड़ों की जांच से लेकर कान, नाक, गले के अंदर देखने तक, मवाद या खून निकालने, यूरिनली स्टोन हटाने, दवाएं अंदर डालने और यहां तक कि मुश्किल डिलीवरी में मदद करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अब इस टूलकिट के बाकी बचे हिस्सों पर भी नजर डालते हैं। इससे हमें उस दौर के सर्जनों की सोच की पूरी तस्वीर मिल जाएगी। अगला नंबर है शलाका यंत्र का। ये मूल रूप से रॉड या सलाई जैसे उपकरण थे, जिनका काम था जांचना, खुरचना, हटाना या सफाई करना। और हर काम के लिए इनके सिरे अलग अलग आकार के होते थे, कुछ केंचुए जैसे तो कुछ तीर की नोक की तरह। लेकिन इन सारे धातु के औजारों से भी ऊपर एक उपकरण था जिसे सबसे जरूरी माना गया, और वो था खुद सर्जन का दिमाग। जैसा कि एक और महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता में कहा गया है, सर्जन को अपनी बुद्धि का भी एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी सोच के साथ हम आते हैं आखिरी श्रेणी पर, उपयंत्र यानी सहायक उपकरण। और इनकी लिस्ट तो मतलब सच में चौंकाने वाली है। इसमें चुंबक, रस्सी, कपड़ा, चमड़े की पट्टियां, यहां तक कि मरीज के अपने हाथ पैर भी शामिल थे। यह दिखाता है कि उस समय हर उपलब्ध चीज को सर्जरी का हिस्सा माना जाता था। तो सवाल ये उठता है कि ये इतने कमाल के, इतने सटीक और इतने तरह के उपकरण आखिर बनते किस चीज से थे? इसका जवाब एक ही धातु में छिपा है, लोहा। ग्रंथ इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। इन उपकरणों को लोहे से बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोहा मजबूत है, उसे बहुत धारदार बनाया जा सकता है
और उसे किसी भी ज़रूरी आकार में ढाला जा सकता है, जो एक सफल सर्जरी के लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है। ग्रंथ का यह हिस्सा सीधे सीधे यंत्रों के निर्माण और सही मटेरियल के चुनाव पर जोर देता है। यह उस समय की मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान की गहरी समझ को भी दिखाता है। तो ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर 1500 साल से भी पहले औजारों को लेकर ज्ञान इतना गहरा और इतना व्यवस्थित था, तो सोचने वाली बात है कि प्राचीन सर्जन और क्या-क्या जानते होंगे।